अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 126 अजीब हालत। सुजॉय ने जब डॉक्टर को अंदर जाता हुआ देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्टर के आईसीयू में घुसते ही नर्स ने जल्दी से गेट पर ही सुजॉय को रोकते हुए कहा, आप बाहर रहिए। कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। लैला आगे बढ़कर सुजॉय के पास आते हुए बोली, हम बैठते हैं, डॉक्टर देख रहे हैं उन्हें, आइए। कहते हुए उसने सुजॉय का हाथ थामे उसे वापस से चेयर के पास ला बिठाया, और जबकि सुजॉय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, अगर डैड को कुछ हो गया तो? लैला ने एकदम से उसे टोकते हुए कहा, आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? कुछ नहीं होगा सर को, और आप इस तरह से हिम्मत खोने लगेंगे तो फिर सर को कौन संभालेगा? और फिर डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं ना उनका। लैला इसी तरह से बातें करके उसे हिम्मत दिलाती रही। लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर फिर बाहर निकले और सुजॉय से कहा, पेशेंट की हालत अंडर कंट्रोल है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। यह सुनते ही सुजॉय तेजी से आईसीयू में चला आया। पाहुजा साहब धीरे धीरे सांसें ले रहे थे। उनके आसपास लगी मशीनों से रह रहकर आती बीप बीप की आवाज उस कमरे में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। सुजॉय ने गहरी सांस लेते हुए पाहुजा साहब का हाथ थाम लिया और फिर उसे अपने होठों और आंखों से लगाता हुआ बोला, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं आप डैड? आपको पता है कि माँ यूं ही बोलती रहती है, उनकी पुरानी आदत है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी खुद को तकलीफ देने की? और अगर आपको अपनी तबीयत में कुछ खराब लग भी रहा था तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? लेकिन पाहुजा साहब ने उसके किसी सवाल का जवाब न देकर बस इतना कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। मगर सुजॉय को उनकी हालत देखकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया कि पाहुजा साहब की नजर रह रहकर दरवाजे की तरफ उठ रही थी। सुजॉय को समझ में आ गया था कि वो किसके इंतजार में बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उसने पाहुजा साहब से कहा, माँ शायद शहर से बाहर कहीं गई हुई हैं, मेड ने बताया था, और मैं उनके सेल्यूलर फोन पर भी कॉल नहीं कर पाया, इसीलिए उनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पाहुजा साहब ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी पलकें मूंद ली और फिर कहा, काश मैं भी उसकी तरह अपनी बेटी के मामले में पत्थर दिल हो पाता। कहते हुए उन्होंने एक सिसकी सी ली। सुजॉय उनकी हालत देखकर सोच में पड़ गया था। ऑक्सीजन मास्क के अंदर से उनके कांपते हुए होठ उसे बखूबी नजर आ रहे थे। तभी नर्स ने उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। सुजॉय ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा और पाहुजा साहब की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं बाहर ही हूं डैड, यहीं आपके पास। कहते हुए उसने पाहुजा साहब के हाथ को हल्के से थपथपाया और बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही बेचैनी से टहलती हुई लैला ने पूछा, सर कैसे हैं आप? सुजॉय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है फिलहाल, लेकिन कब तक ठीक रहेंगे मुझे नहीं मालूम। वो इस हालत में भी सिर्फ सुहाना के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं उनकी तबीयत सिर्फ इसी वजह से और ज्यादा न बिगड़ने लगे। पहले भी डॉक्टर ने यही कहा था कि उन्हें अंदर ही अंदर कोई स्ट्रेस है। लैला उसकी बात सुनकर कुछ सोच में डूब गई। फिर उसने अचानक से कहा, मुझे लगता है हमें सुहाना को यहां बुला लेना चाहिए। ये सुनते ही सुजॉय ने चौंकते हुए उसका चेहरा देखा। लैला की हिरणी सी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, जैसे कि उसे पता हो कि अभी अभी जो उसने बात की है वो पाहुजा साहब के ठीक होने में कितना अहम रोल निभा सकती है। सुजॉय को यूं खामोश देखकर उसने जल्दी से कहा, मुझे यही सही लगता है। सर की प्रॉब्लम मेडिकली उतनी क्रिटिकल नहीं लगती जितनी कि वो सुहाना के बारे में सोच सोचकर मेंटली परेशान हो रहे हैं। तो अब जो प्रॉब्लम, जो टेंशन सुहाना की वजह से हुई है वो तो उसके मिलने से ही जाएगी ना। तब सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन अगर माँ को ये पता चल गया तो वो फिर से एक हंगामा खड़ा कर देंगी। ये सुनकर लैला कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने अगले ही पल कहा, लतिका जी बीमार नहीं है,
अगर वो गुस्सा करती भी हैं, तो वो सिर्फ गुस्सा करेंगी, लेकिन पाहुजा साहब सुहाना को याद कर करके और बीमार होते जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हमें सुहाना को खबर कर देनी चाहिए। लैला की बात सुनते हुए सुजॉय की नजरें एकटक उसके चेहरे पर ही अटकी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे कि वो सपनों वाली कोई परी हो, जिसने एक बार छड़ी घुमाई और सारी मुश्किलों का हल हासिल हो जाता हो। अपनी ही रौ में बोलती हुई लैला को जब ये महसूस हुआ कि सुजॉय की नजरें एकटक उसी को निहार रही हैं, तो वो एकदम से खामोश हो गईं और नजरें नीचे किए हुए कहा, मुझे तो यही लगता है, अब आप जैसा बेहतर समझें। लैला ने कहा तो जैसे सुजॉय ने अगले ही पल फैसला लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं नरेन से उसका नंबर लेकर बात करती हूँ। लेकिन सुजॉय ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, तुम नरेन से नंबर लेकर मुझे दोगी, मैं खुद उससे बात करूंगा। लेकिन लैला को उसका ये आइडिया न जाने क्यों उतना पसंद नहीं आया। उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है पहले मुझे ही उससे बात करनी चाहिए। मालूम नहीं वो आपके बात करने को किस अंदाज में ले। उसने जानबूझकर सुहाना के ऊपर ये बात रखते हुए कहा, जबकि उसे डर तो इस बात का था कि कहीं सुजॉय ही उसे कुछ ऐसा न कह दे जिसकी वजह से सुहाना यहाँ आना मंजूर न करे। लेकिन इस बार सुजॉय उसका चेहरा भांप चुका था। उसने कहा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं सुहाना को कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा? लैला ने नजरें चुरा ली। तब सुजॉय ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि पिछले 2 सालों में मैं उसे ढूंढने के लिए क्या क्या जतन कर चुका हूं, माँ और डैड दोनों से छुपा छुपा कर। बस एक ही मलाल दिल को सताता रहता था कि काश जाने से पहले उसने एक बार मुझसे बात की होती। मैं कैसे भी करके माँ को मना लेता, हम कोई भी बीच का रास्ता निकाल लेते। ऐसे अपनी पढ़ाई से लेकर अपने दोस्तों तक हर बात मुझसे शेयर करती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने इस बारे में मुझसे एक बार बोलना भी गवारा नहीं किया। सुजॉय के लहजे से ही अफसोस छलक रहा था। उसकी बातें सुनकर लैला ने धीरे से अपना पर्स फिर से कंधे पर टांगा और बोली, मैं नरेन को कॉल करके सुहाना का नंबर लेती हूँ। और फिर इतना कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर ही बने पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरफ चली आई। सुहासिनी अब सारे काम निपटाकर सोने ही जा रही थी कि तभी रिसेप्शन से एक लड़की ने आकर कहा, तुम्हारे लिए कॉल है। उसने सुनते ही दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखते हुए जैसे खुद से कहा, इस वक्त किसका कॉल हो सकता है? उसके बाद वो कमरे से निकलकर रिसेप्शन पर रखे फोन के पास आ गई। उसने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से किसी ने उसका नाम पुकारा, सुहाना। और ये वो आवाज थी जिसे वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसके होठों में हल्की सी हलचल हुई और मुंह से निकला, भाई। इतना कहकर सुहाना हिचकियों में रोने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद सुजॉय ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये रोना धोना और बाकी की सारी चीजें ना जो तू अभी फोन पर करने वाली है वो बंबई आकर करना। डैड की तबीयत कुछ खराब है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनना था कि सुहाना ने एकदम से चौंक कर पूछा, क्या हुआ उन्हें? सुजॉय ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कहा ना कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस तेरा बंबई आकर डैड से मिलने के बारे में माँ को पता चल गया। अब उसके बाद तो तू माँ को जानती ही है, दोनों में टेंशन हुई और पापा की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अभी उन्हें लेकर हॉस्पिटल में आना पड़ा। लतिका जी का जिक्र सुनते ही सुहाना ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए कहा, भला मैं कैसे माँ को नहीं जानूंगी, उनकी तो मैं रग रग पहचानती हूँ। सुजॉय ने उसके लहजे की कड़वाहट नजरअंदाज करते हुए कहा, तो तू आ रही है ना? सुहाना कुछ पलों के लिए जैसे किसी सोच में गुम हो गई। अभी अभी जिस तरह उसे लतिका जी धमका कर गई थी, अब उसके बाद तो उसने दिल में ठान लिया था कि वो बंबई कभी नहीं जाएगी। लेकिन पाहुजा साहब की तबीयत का सुनते ही जैसे उसका सारा गुस्सा ठंडा हो चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, हाँ भाई, मैं आ रही हूँ। सुजॉय ने एकदम से खुश होते हुए कहा, अब मुझे यकीन है कि डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
फिर दोनों ने कुछ और बातें करके कॉल कट कर दी। सुजॉय के कॉल रखते ही सुहासिनी अब तेजी से अपनी चीजें समेटने लगी थी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुबह 4 बजे की ट्रेन ही पकड़नी थी और अब 4 बजने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। बूथ से लौटते हुए सुजॉय नाइट कैंटीन से अपनी और लैला के लिए 2 कप कॉफी भी ले आया था। लैला को वो कॉफी का पेपर कप थमाते हुए बोला, सुहाना से बात हो गई है, उसने कहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगी। ये सुनकर लैला मुस्कुराती हुई कॉफी का कप अपने हाथ में थामकर बोली, अब मुझे पूरा यकीन है कि पाहुजा सर ठीक हो जाएंगे। सुजॉय ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, वक्त और हालात भी कितनी अजीब चीजें हैं ना लैला। कैसे? लैला ने उसकी बात पर जानबूझकर सवाल किया ताकि इस बारे में उसकी राय जान सके, वरना वक्त और हालात के बदलाव पर अपनी जिंदगी बदल जाने का एग्जाम्पल लैला से बेहतर कौन जानता। सुजॉय ने कॉफी के घूंट भरते हुए कहा, वो ऐसे कि अब हमें ही देख लो। कल तक अगर कोई मुझे ये सपना भी दिखाता कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी पी रहा हूं तो मैं उसे पागल समझता, लेकिन आज देख लो, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। सुजॉय की इस बात पर लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने भाप उड़ाती कप को निहारते हुए कहा, हाँ, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। इसीलिए मेरे बापू अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में किसी से मनमुटाव हो जाए तो उससे इतनी ही नफरत करो कि कल को अगर उससे मेल होने लगे तो तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। सुजॉय ने धीरे से उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर खाली कप को कोने में रखे डस्टबिन में डालने के लिए उठा। कप डस्टबिन में डालकर वो वापस आईसीयू के दरवाजे पर चला आया। उसने व्यूइंग ग्लास से झांककर अंदर देखा तो पाहुजा साहब गहरी नींद में आराम से सोए हुए थे। उनके चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान देखकर सुजॉय के मन को थोड़ी तो राहत मिली ही थी। फिर उसने वापस चेयर्स की तरफ आते हुए लैला से कहा, वैसे तुम्हारा यहाँ आने का शुक्रिया। मैं अकेला होता तो भी शायद मैनेज कर ही लेता, लेकिन तुम्हारे आने से एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है जो कि इस वक्त मेरे लिए बेहद जरूरी है। लैला ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, किसी और की बात होती तब भी मैं शायद अवेलेबल होती ही। फिर तो ये पाहुजा सर की बात थी, मुझे तो यहाँ होना ही था, क्योंकि आज मैं अगर इस शहर में इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ तो ये मुझ पर सर का ही एहसान है। ये सुनकर सुजॉय भी धीमे से मुस्कुरा उठा। तब लैला को जैसे याद आया तो उसने पूछा, आपने लतिका जी को कॉल नहीं किया? सुजॉय ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मुझे लगा कि जब कल तबीयत ठीक हो जाएगी तब बता दूंगा। वैसे भी वो या तो पार्टी में होंगी या जर्नी में, तो उनका मन क्यों खराब करना जब मैं यहाँ सब कुछ संभाल ही रहा हूँ। लैला ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये भी ठीक है। वैसे एक बात पूछनी थी, मेरा मतलब है अगर आपको बुरा न लगे तो। सुजॉय ने एक खुद पर तंज करती हुई स्माइल देते हुए कहा, मैं पहले ही तुम्हारी बातों का इतना बुरा मान चुका हूँ कि अब और बुरा मानने का स्कोप ही नहीं बचा, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछ सकती हो। तब लैला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अक्सर देखा जाता है कि माँ अपने बच्चों की हर गलती सही मानकर उसका फेवर करती है, लेकिन मैंने सुहाना को लेकर जिस तरह का लतिका जी का बिहेवियर देखा है वो इस बात से बिल्कुल अलग है। बस ये वजह नहीं समझ में आई मुझे। अभी सुजॉय उसे कुछ जवाब देने ही वाला था कि तभी कुछ दूरी से आवाज आई, इसलिए कि लतिका को झूठे, मक्कार और अपनी फैमिली की इज्जत दांव पर लगाने वाली भगौड़ी लड़कियों से सख्त नफरत है। उस आवाज पर सुजॉय और लैला दोनों ने ही पलट कर देखा। सामने चेहरे पर जमाने भर की सख्ती लिए लतिका जी खड़ी थी। लैला को सुजॉय के साथ देखकर लतिका जी का रिएक्शन क्या होगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।